हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट साइकोलॉजी का पेपर 1। तो मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोग विधि। एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसे हम लोग प्रयोग विधि कहते हैं, यह प्रयोगात्मक विधि को समाज विज्ञानों ने प्राकृतिक विज्ञानों से लिया है। तो यह विधि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि है। इस विधि के द्वारा कार्य कारण का संबंध का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। प्रयोग विधि से जो हम अध्ययन करते हैं वो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं, ठीक है। और अन्य समाज विज्ञानों की अपेक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक किया जाता है। तो इसका अधिक उपयोग का कारण क्या है? क्योंककि यह प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला परंपरा के अधिक समीप है। तो इस प्रयोगशाला विधि के प्रयोग करने के कारण हमें प्रयोग की पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। प्रयोगों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं और पुनरावृत्ति से प्रयोग की यथार्थता, ठीक है, जो परिणाम होते हैं यथार्थता का प्रमाण मिल जाता है। इसलिए हम लोग प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं मनोविज्ञान में। तो प्रयोग है क्या? प्रयोग जिसमें चरों को योजना के अनुसार घटा बढ़ाकर हम निरीक्षण करते हैं। प्रयोग विधि में चरों को घटाते बढ़ाते हैं और उनका हम निरीक्षण करते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रयोग में कम से कम स्वतंत्र या परतंत्र प्रयोगात्मक चर को पहले से निश्चित कर लेते हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर निरीक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग ट्रायल एंड एरर का प्रयोग अगर करते हैं तो उसमें हम ये ट्रायल को कम ज़्यादा करके लर्निंग पर प्रभाव देखते हैं। तो ट्रायल और एरर हो गए हमारे स्वतंत्र चर और लर्निंग हो गया हमारा आश्रित चर, यानी कि जो ट्रायल दिए जा रहे हैं उसका लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से जो अध्ययन किए जाते हैं वह प्रयोगात्मक विधि में किए जाते हैं। इसमें हम कुछ नियंत्रित समूह और कुछ प्रयोगात्मक समूह भी लेकर प्रयोग करते हैं। एक ग्रुप को अगर अधिक कुछ अलग तरह का उनको प्रयोग कराने के लिए अलग तरह का अनुभव देके उनको बताकर, दूसरे को न बताकर, ठीक है, या उसको स्पेशल तरह की कोई नॉलेज देकर या कोई टूल्स इस्तेमाल करके उसको अलग से स्पेशल उसकी सहायता करके हम लोग उसको तैयार करते हैं। दूसरे को हम लोग कोई प्रशिक्षण नहीं देते हैं। इस तरह से अंतर भी देखते हैं कि जिसको हमने प्रशिक्षण दिया है और जिसको नहीं दिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रयोग विधि इस तरह से करी जाती है। अब और आगे देख लेते हैं प्रयोगात्मक विधि क्या है। तो प्रयोगात्मक विधि एक प्रकार की नियंत्रित निरीक्षण विधि है। नियंत्रित क्यों? नियंत्रित से तात्पर्य है नियंत्रित परिस्थितियों में, क्योंकि हम लोग जब प्रयोग कोई करते हैं तो उसमें नियंत्रित परिस्थितियां कंट्रोल करी जाती हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं, उनको पहले से निर्देश दिए जाते हैं। तो यह एक प्रकार की नियंत्रित निरीक्षण विधि कहलाती है। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों में किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है और समस्या के संबंध में तथ्य एकत्रित करता है, ठीक है। तो प्रयोगात्मक विधि में इस तरह से प्रयोग नियंत्रित निरीक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। अब नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन ही प्रयोग विधि है, ठीक है। यानी कि जो नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं इसी को प्रयोग विधि कहते हैं। प्रयोगकर्ता किसी एक या अधिक चर या उससे अधिक चर को नियंत्रित या परिवर्तित करके उसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर देखता है, ठीक है। तो इसमें चर दो प्रकार के होते हैं,
इसमें चर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वतंत्र चर, दूसरा होता है पराश्रित चर। ठीक है, एक होता है स्वतंत्र चर जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और दूसरा होता है पराश्रित चर जिसे आश्रित चर भी कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। चर को इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र चर क्या होते हैं? स्वतंत्र चर ये वे चर होते हैं जिनको प्रयोगकर्ता नियंत्रित व परिवर्तित करता है, जिनको या तो कंट्रोल करता है या चेंज करता है। जैसे ट्रायल से बताया, या तो कम ज़्यादा ट्रायल देगा या बिल्कुल ट्रायल नहीं दे रहा है। ठीक है, तो परिवर्तित भी कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है, जिससे दूसरे चरों से इसके संबंध को जाना जा सके, यानी कि आश्रित चर पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको जान सकें। यह संभावित कारण होता है जिसकी प्रयोगकर्ता खोज करना चाहता है। अब क्या है? पराश्रित चर वो दशाएं एवं विशेषताएं जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर को प्रस्तुत करने, हटाने व परिवर्तन करने पर दिखाई देते हैं। यानी कि स्वतंत्र चर को प्रस्तुत करने पर, मतलब यानी कि ट्रायल देने पर या ना देने पर, हटाने व परिवर्तित करने पर जो उस पर प्रभाव पड़ रहा है वो जो दिखाई दे वो आश्रित चर होता है। तो दिखाई देते हैं या अदृश्य हो जाते हैं अथवा परिवर्तित हो जाते हैं तो वो चर पराश्रित चर कहलाते हैं, आश्रित चर कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें भी आप एक और देख सकते हैं, लगातार मानसिक कार्य करने से थकान उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, लगातार मानसिक कार्य करने से थकान उत्पन्न हो जाती है। इसमें लगातार मानसिक कार्य क्या हुआ? स्वतंत्र चर, और थकान क्या हुआ? आश्रित चर। तो लगातार कार्य करने का प्रभाव ही तो हम देख रहे हैं, लगातार कार्य करने का प्रभाव हम देख रहे हैं। और अगर लगातार कार्य करेंगे तो क्या होगा? थकान उत्पन्न होगी, और अगर कार्य लगातार नहीं करेंगे तो थकान उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो लगातार कार्य को, मानसिक जो कार्य कर रहे हैं उसको कम ज़्यादा अगर करते तो उसका प्रभाव थकान पर पड़ रहा है, या थकान हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरह से थकान क्या हो गई? पराश्रित चर, और मानसिक कार्य क्या हो गया? लगातार मानसिक कार्य स्वतंत्र चर। ये हमारे चर होते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चर भी इस्तेमाल होता है, वो बाह्य चर होता है जिसे हम कंट्रोल करते हैं। बाह्य चर जैसे कि प्रकाश आदि, शोर को हम कंट्रोल करते हैं। कोई प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए प्रयोग करते समय, है ना, शोर पे कंट्रोल होना चाहिए, कोई बाहर से आवाज़ नहीं आनी चाहिए जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हों। उन चरों को हम लोग नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब क्या है? प्रयोगात्मक प्रारूप। तो प्रयोग करने के लिए हमको एक प्रारूप बनाना पड़ता है पहले। ऐसे प्रयोग तो स्टार्ट नहीं करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले हम उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं ना। तो प्रयोग में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्राकल्पना का निर्माण। प्राकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? एक उपकल्पना हम बनाते हैं, प्रकल्पना बनाते हैं, पहले से डिसाइड करते हैं कि हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं और किस चीज़ का प्रभाव देख रहे हैं। जैसे ट्रायल और एरर आपको बताया है, तो उसमें क्या बताया है कि प्रयत्न और त्रुटि का प्रभाव अधिगम पर, प्रयास और त्रुटि के द्वारा अधिगम होता है। ऐसे हमने एक उपकल्पना बना ली कि अगर जैसे जैसे हम प्रयास बढ़ाते जाएंगे तो अधिगम हमारा और सुदृढ़ होता जाएगा। इस टाइप की उपकल्पना बना लेते हैं। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं? प्रयोग में सबसे पहले एक उपकल्पना जिस पर हमको प्रयोग करना है। ठीक है, तो वो उपकल्पना बनाने के बाद हम चरों को परिभाषित करते हैं कि इस जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं इसमें स्वतंत्र चर क्या है, आश्रित चर क्या है, जिस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने यही बताया ना एरर एंड ट्रायल एंड एरर का, तो ट्रायल एंड एरर हमारे स्वतंत्र चर हो गए और अधिगम हमारा आश्रित चर हो गया। इस तरह से हमने चरों को परिभाषित कर दिया। प्रयोग करने से पूर्व पहले हमको ये सब प्रारूप बनाना होता है, स्टेप में हम पहले तैयार करते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर का निर्धारण करना,
कि हमने कौन से स्वतंत्र चर लिए हैं और क्या परतंत्र चर लिया है। ठीक है, अब प्रयोग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री एकत्र करना, कि हमको प्रयोग करते समय किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, किस उपकरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, पेन, पेंसिल, पेपर या कोई अपरेटस जो भी हम यूज कर रहे हैं उस सामग्री को एकत्रित करना, और किस पर हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उन सब्जेक्ट का चुनाव करना कि कौन से लोग हमको लेने हैं जिस पर हम यह प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करना, एक प्रोसीजर बनाते हैं कि हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले प्रयोगकर्ता सब्जेक्ट को बैठा लेगा, फिर उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा या इस तरह का प्रशिक्षण देगा। इस तरह से एक प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। ठीक है, लोगों का प्रयोगात्मक समूह के लिए चयन करना। अब हम चयन सेलेक्ट करते हैं कि हमको किस एज ग्रुप के बच्चे चाहिए, या गर्ल्स चाहिए, या बॉयज चाहिए, या दोनों चाहिए, है ना। तो इस तरह से प्रयोगात्मक समूह के लिए चयन करना, किस एज ग्रुप को हमें लेना है, पर किस क्लास के बच्चों को लेना है। ठीक है, इस तरह से प्रयोगात्मक लोगों का प्रयोगात्मक समूह का के लिए चयन करते हैं हम। इसके बाद क्या करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। फिर हम प्रयोग करते हैं, उनसे जो कुछ पूछते हैं उसका रिजल्ट देखते हैं और उन आंकड़ों को नोट करते हैं। जो हमारे प्रयोग से आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उनको हम लोग नोट करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, एकत्रित आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना। जो आंकड़े एकत्र किए हैं उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, कि जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो किस अकॉर्डिंग है, उनका अंकों में सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। फिर विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला जाता है। उस आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ, ट्रायल एंड एरर का लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है। जितने अधिक ट्रायल होंगे एरर कम होगी और लर्निंग अधिक होती चली जाएगी। तो इस तरह से हम विश्लेषण करते हैं पूरे प्रयोग का, कि हमने इस प्रयोग में ये उपकल्पना बनाई, ये चर लिए, इन लोगों को लिया, इतनी इनकी शिक्षा, इस क्लास के बच्चे थे, ये एज ग्रुप था इनका, और हमने फिर उसमें जब प्रयोग किया तो हमारे ये आंकड़े आए, और उन आंकड़ों को जब एनालाइज किया तो इस तरह से आंकड़े प्राप्त हुए, रिजल्ट प्राप्त हुआ। और इसका मतलब ये, इसका प्रभाव इस स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर इस तरह से पड़ा। पूरा हम विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। इस तरह से पूरा प्रयोग संपन्न होता है एक। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि में जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो ये इस पूरे प्रोसीजर से होता है। इसके बाद आते हैं लाभ तथा हानि। प्रयोगात्मक विधि के कुछ लाभ और कुछ हानियां भी हैं, हर विधि की होती हैं। लाभ और हानियां तो हर विधि में होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी है। अब क्या है, निश्चित परिणाम तक पहुंचाती है, लाभ है ये। ठीक है, लाभ क्या है, प्रयोगात्मक विधि से जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो हमको एक निश्चित रिजल्ट मिलता है, क्योंकि काफी वैज्ञानिक होता है, बहुत लंबे प्रोसीजर से किया जाता है, सारी परिस्थितियां कंट्रोल्ड होती हैं, नियंत्रित निरीक्षण होता है। तो जो परिणाम भी प्राप्त होते हैं वो निश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं, और नियंत्रित परिस्थितियों में परिणाम वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, नियंत्रित परिस्थितियों में जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं। कोई और भी करे अगर तो उससे वही परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि सारी परिस्थितियां नियंत्रित हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रयोगकर्ता की कोई मनोभावनाएं जुड़ी हो, मनोवृत्ति जुड़ी हो, इस तरह के कोई दोष नहीं होते, इसलिए परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं। और इसके और भी और प्रयोगों की थोड़े कुछ लाभ और भी हैं, जैसे इसमें हम प्रयोगों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोगों की पुनरावृत्ति करेंगे तो भी परिणाम हमको सेम ही प्राप्त होंगे। और जो इस तरह से प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, इसके परिणाम जो प्राप्त होते हैं वो बहुत विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि से हम लोग प्रयोग करते हैं तो जो परिणाम भी प्राप्त होते हैं वह उच्च विश्वसनीयता के प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसमें कुछ दोष भी हैं। हर विधि में जैसे कि दोष होते हैं ना,
तो दोष भी हैं। दोष क्या है? परिस्थितियां कृत्रिम हो सकती हैं, क्योंकि परिस्थितियों को हम कृत्रिमता इसलिए होती है क्योंकि कंट्रोल करते हैं ना, कृत्रिम परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें जो एनवायरनमेंट होता है वो ओरिजिनल एनवायरनमेंट नहीं होता है, बाहर हो सकता है कुछ और हो। यहाँ पे हम लोगों ने उनको शांत वातावरण दे रखा है, बिल्कुल लाइट भी प्रॉपर है, सर्दी और गर्मी का प्रभाव भी बराबर है, तो जो परिस्थितियाँ हैं वो कृत्रिम बनाई जाती हैं। जबकि बाहर आने पर जो सामाजिक परिवेश है उस पर अलग तरह के रिजल्ट आएंगे, और जबकि प्रयोग करते समय वो कृत्रिम परिस्थितियों में प्रयोग किया जा रहा है। अब मानसिक दशाओं में तथ्य पूर्णतः प्राप्त नहीं होते हैं। तो जो मानसिक दशाएं उस समय होती हैं, क्योंकि उसको सब्जेक्ट को मालूम होता है कि प्रयोग किया जा रहा है, तो जब उसको मालूम है जो प्रयोग किया जा रहा है, तो जो उससे परिणाम प्राप्त होते हैं वो उतने जो तथ्य पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि वह अब खुलकर अपनी भावनाएं, अपनी कोई बात, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ये फील होता है ना कि प्रयोग किया जा रहा है तो हमें इस तरह का व्यवहार करना चाहिए या इस तरह का नहीं करना चाहिए। वो अपने आप को कंट्रोल रखता है, बहुत सी बातें वो नहीं प्रदर्शित हो पाती हैं जो उसकी वास्तविकता में होती हैं। इसके अलावा प्रयोज्यों से सहयोग की समस्या। अब प्रयोज इसमें यह भी है कि प्रयोज हो सकता है सहयोग ना प्रदान करे, क्योंकि वो घबरा जाए उस समय प्रयोग करते समय, उस परिस्थिति में, नई परिस्थिति में या कंट्रोल्ड परिस्थिति में प्रयोगकर्ता के सामने उसको हिचकिचाहट हो, वह ना बोल पाए, या अपना जो प्रयोग मान लो लिख कर भी कर रहा है तो उसको यह लग रहा है ना कि हमको ऑब्जर्व किया जा रहा है या मेरे ऊपर प्रयोग हो रहा है, तो जो प्रयोज हैं वो उतने अच्छे से सहयोग नहीं कभी कभी कर पाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और पूर्ण नियंत्रण का अभाव, पूर्ण नियंत्रण का भी अभाव होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के जो सोच है अंदर, वो तो प्रदर्शित तो वही कर रहा है ना जो वो दिखाना चाहता है, जो समाज से स्वीकृत है, और वो चीजें तो दिखाएगा नहीं जो स्वीकृत नहीं है। इसलिए पूर्ण नियंत्रण का अभाव होता है, हम उन बातों को नहीं जान पाते हैं जो वास्तविकता में होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हर विधि में कुछ लाभ और दोष हैं, तो इस विधि में भी, प्रयोगात्मक विधि के भी कुछ लाभ और दोष हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दूसरी विधि पढ़ेंगे, क्योंकि ये विधियों का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो एक साथ तो पूरा कवर हो नहीं सकता है, हम लोग एक एक करके एक एक विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।